Hello everyone. Once again I welcome you all to our channel that is IS Point and this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम डेली बेसिस पर हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की या फिर यूपीएससी की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको सिखाते हैं कि कैसे आपको अपनी अप्रोच रखनी है हर क्वेश्चन के रिगार्डिंग, किस तरह से आपको हर स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली एनालाइज करते हुए करेक्ट आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, तो हमारे साथ इन प्रैक्टिस सेशंस में बने रहिए। एंड अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सेट नंबर 1 से स्टार्ट करिएगा ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके हमारे इन सेशंस का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। लेट्स सी कि आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करेंट अफेयर्स कौन से हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मोनोट्रैम्स। मोनोट्रैम्स के बारे में 3 स्टेटमेंट्स हैं। वी हैव टू चेक कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर दीज मोनोट्रैम्स? तो ये एग लेइंग मैमल्स होते हैं जो कि ज़्यादातर आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनिया में दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन चेक कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ दे आर द ओनली ग्रुप ऑफ मैमल्स दैट ले एग्स इंस्टेड ऑफ गिविंग बर्थ टू लिव यंग। तो ये यूनिक मैमल्स होते हैं जो कि एग्स ले करते हैं यानी अंडे देते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग बर्थ टू लिव यंग। ओके, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि यूजुअली मैमल्स के फीचर्स क्या होते हैं कि वो बर्थ कर देते हैं अपने यंग वन को, ना कि एग्स देते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये इकलौते ग्रुप ऑफ मैमल्स हैं जो कि एग्स ले करते हैं, ये बिल्कुल सही है। द सेकेंड वन इज़ दे लैक अ कॉर्पस कैलोसम, अ स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स द ब्रेन हेमिस्फीयर। क्या इनके पास कॉर्पस कैलोसम नहीं होता है, विच इज़ अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स द ब्रेन हेमिस्फीयर। तो ये भी बिल्कुल सही है, इनके पास कॉर्पस कैलोसम नहीं होता है। ये एक तरह का ब्रेन स्ट्रक्चर है जो कि इन एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता है, बट येस कुछ प्लेसेंटल मैमल्स में ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल सही है। एंड द थर्ड स्टेटमेंट सेज लाइक ऑल अदर मैमल्स दे पजेस निपल्स फॉर नर्सिंग देयर यंग। क्या ये फीड करने के लिए अपने निपल्स का यूज़ करते हैं? तो नो, इनके पास कोई भी ऐसे निपल्स नहीं होते, बल्कि मिल्क जो है वो बल्कि सीक्रेट होता है थ्रू स्पेशलाइज्ड स्किन पैचेस, जहाँ से इनके जो यंग वंस हैं वो सकल करते हैं। ठीक है, तो इनके पास निपल्स जैसी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होती है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है, बाकी दोनों सही थे। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट? योर आंसर इज A option 1 and 2 only. Okay, I hope this question is clear to you. Now here if we talk about corpus callosum, so ये basically left and right जो आपके cerebral hemispheres हैं इनको connect करता है placental mammals में। एंड यहाँ पर मोनोट्रीम्स के हम एग्जाम्पल देखेंगे तो 2 इसके मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल हैं। पहला है आपका प्लेटाइपस एंड यहाँ पर दूसरा है एकिडनस। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे अगर हम प्लेटिपस की, तो प्लेटाइपस जो हैं ये वन ऑफ द फ्यू वेनमस मैमल्स होते हैं जहाँ पर जो इनके मेल्स होते हैं उनके पास वेनमस स्पर्स होते हैं ऑन देयर हाइंड लिम्स। और प्लेटिपस बेसिकली हंट करते हैं अंडर वाटर यूजिंग द इलेक्ट्रो रिसेप्शन अपने प्रे को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, एंड ये जो आपकी स्पेशीज़ है ऐसा पहले माना जाता था, दे आर थॉट टू बी होक्स अर्लियर, जब इनको पहली बार डिस्कवर किया था यूरोपियंस ने उस टाइम पे। ओके, एंड यहाँ पर एकिडनस की बात करेंगे तो ये भी मोनोट्रीम्स की कैटेगरी में आते हैं एंड दे आर कवर्ड विद स्पाइंस। ओके, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत था बिकॉज दे डू नॉट पजेस एनी निपल्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फॉर नर्सिंग देयर यंग। बाकी दोनों सही थे, करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following are the examples of living fossils found in the Australian or Indo-Pacific region? इनमें से कौन से examples हैं आपके living fossils के which are found in the Australian या फिर Indo-Pacific region? Living fossils क्या होते हैं? These are the organisms जो कि रिलेटिवली अनचेंज थे बहुत ही मिलियंस ऑफ सालों तक, और उसके बाद ये लिविंग फॉसिल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर बहुत ही थोड़ा एवोल्यूशनरी चेंज होता है ओवर द लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड्स, एंड ये हमें इंसाइट प्रोवाइड करते हैं एंशियंट लाइफ फॉर्म्स का एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का। बहुत सारे लिविंग फॉसिल्स जो हैं उन्होंने सर्वाइव किए हैं मेजर एक्सटिंक्शन इवेंट्स, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल हैं लिविंग फॉसिल्स के। पहली बात तो लिविंग फॉसिल के एग्जाम्पल चेक करना है, देन वी हैव टू चेक वेदर दे आर फाउंड इन द ऑस्ट्रेलियन और इंडो पैसिफिक रीजन और नॉट। ओके, द फर्स्ट वन हियर इज़ प्लेटाइपस। ये वन ऑफ द फ्यू एग लेइंग मैमल्स है, इनको हम मोनोट्रीम्स भी कहते हैं, पीछे हमने जस्ट देखा अभी। और ये एक स्पेशल इलेक्ट्रो रिसेप्शन का यूज़ करते हैं अपने प्रे को डिटेक्ट करने के लिए, एंड यहाँ पर ये नेटिव हैं ओनली टू ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया
एंड तस्मानिया जैसी कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल सही है, दीज आर द क्लासिक एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग फॉसिल्स एंड ऑल्सो दे आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ओके। द सेकेंड वन हियर इज़ लंग फिश। लंग फिश जो है ये एयर ब्रीथ कर सकती है यूजिंग द लंग्स एज वेल एज गिल्स, ओके। एंड ये सर्वाइव करते हैं ड्रॉट्स को बाय बोरोइंग इनटू मड एंड एस्टिवेटिंग। आपको ये कहाँ कहाँ पर मिलेंगे, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया में आपको इसके डिफरेंट स्पेशीज़ देखने को मिलेंगे। तो ये भी लिविंग फॉसिल्स की कैटेगरी में आते हैं एंड येस दे आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ओके। इनकी कुछ स्पेशीज़ आपको ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेंगी, सो दैट्स वाई दे आर ऑल्सो करेक्ट, ओके। नाउ द थर्ड वन हियर इज़ कोएलिकैंथ. The third one category given here is were thought to be extinct for 66 million years before being rediscovered in the year 1938, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कैटेगरी है ये एक फेमस लिविंग फॉसिल फिश है फ्रॉम द इंडो पैसिफिक, ओके। तो ये भी बिल्कुल सही है। एंड द फोर्थ वन हियर इज़ कोयला। कोयला ऑल दो यूनिक हैं लेकिन इनके अंदर बहुत सारे सिग्निफिकेंट एवोल्यूशनरी शिफ्ट्स देखे गए हैं कंपेयर टू द एंशिएंट लाइनेजेस ऑफ द अदर्स, ओके। तो इस वजह से फोर्थ ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। 1, 2 and 3 आर द करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। योर आंसर हियर इज बी ऑप्शन 1, 2 and 3, ओके। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following pairs regarding digital portals or initiatives is are correctly matched? We have to check कि पेयर सही है कि नहीं है। द फर्स्ट वन इज़ उमंग एप्लीकेशन। उमंग का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ओके। एंड ये जो एप्लीकेशन है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 में लॉन्च किया था। किस लिए, डिफरेंट गवर्नमेंट सर्विसेज को यूनिफाई करने के लिए इनटू द अ सिंगल एप्लीकेशन। एंड ये मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है फॉर ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी। यूज़र्स एक्सेस कर सकते हैं अपने सर्विसेज को फ्रॉम सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ थ्रू दिस उमंग एप्लीकेशन, ओके। तो ये यूज़र्स को अलाउ करता है कि वो अपनी EPFO की सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, लाइक चेकिंग बैलेंस एंड ट्रैकिंग क्लेम्स। तो स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, इट इज़ अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर वेरियस पैन इंडिया ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंक्लूडिंग द EPFO, येस परफेक्टली फाइन। द सेकेंड वन हियर इज स्वयं। स्वयं एक इंडिजिनस IT प्लेटफॉर्म है फ्री ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है, इट इज़ अ पोर्टल फॉर ट्रैकिंग अनक्लेम्ड प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट। नो, बिकॉज इट इज़ नथिंग टू डू विद द फंड डिपॉजिट्स, रैदर इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, ओके। ये इंडियन गवर्नमेंट ने यूज़ किया था जिसमें मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज इन्होंने प्रोवाइड किए फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। एंड इसको हमने 2017 में लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। इसमें डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं फ्रॉम स्कूल टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, ओके। सो सेकेंड वाला एलिमिनेट हो गया। द थर्ड वन इज TRRN. इट इज़ अ टेम्पररी नंबर विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मंथली PF कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय द एम्प्लॉयर्स। क्या है ये TRRN? इसका फुल फॉर्म है टेम्पररी रिटर्न रेफरेंस नंबर। ये तब जनरेट होता है जब किसी एम्प्लॉयर को अपलोड करना होता है अपना इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न फॉर PF पेमेंट, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इट इज़ अ टेम्पररी नंबर विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मंथली PF कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय द एम्प्लॉयर्स। तो यहाँ पर सेकंड वाला सिर्फ गलत था एंड बाकी दोनों सही थे। द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन 1 and 3 ओनली, ओके। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। एंड बार बार हम बात कर रहे हैं EPFO की। सो इट इज़ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इनका काम क्या होता है, मैंडेटरी प्रोविडेंट फंड को मैनेज करना फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़ इन इंडिया। ये बॉडी इस्टेब्लिश हुई थी 1952 में अंडर द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड बहुत सारे अलग प्रोविजन एक्ट के अंडर में EPFO फ़िलहाल 60 मिलियन एक्टिव अकाउंट्स को हैंडल करता है करेंटली, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन नाउ. Meghalaya is home to the living root bridges, which are a unique example of bioengineering. These bridges are primarily constructed using the aerial roots of which tree species? आपको बताना है ये जो living root bridges की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, these are primarily constructed किस tree species के aerial roots का यूज़ करते हुए? So the correct answer here is A option, Ficus elastica, ठीक है। तो ये जो लिविंग रूट ब्रिजेस हैं ये हैंडमेड होते हैं फ्रॉम द एरियल रूट्स ऑफ द रबर फिग ट्री विच इज़ कॉल्ड एज फाइकस इलास्टिका। एंड इसको कौन बनाता है, मेघालय की खासी एंड जयंतिया कम्युनिटी, ठीक है। एंड ये जो ब्रिजेस हैं इनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये और ज़्यादा मजबूत होते जाते हैं विथ टाइम, जैसे जैसे रूट और ज़्यादा थिक और हार्ड होती है, ठीक है। इससे जो इस रीजन के हैवी मानसून रेन से वो आराम से ये विथस्टैंड कर लेते हैं, राइट। सो लिविंग रूट ब्रिजेस जो हैं आपके बनते हैं ट्री रूट्स को गाइड करके टू फॉर्म द नेचुरल फूड ब्रिजेस। प्रीडोमिनेंटली आपको ये मेघालय स्टेट में ही मिलेंगे एंड ये ब्रिजेस टाइम के साथ साथ और ज़्यादा मजबूत होते जाते हैं जैसे कि जैसे आपके रूट्स ग्रो और थिक होते हैं, ठीक है। देन हम यहाँ पर बात करेंगे फाइकस इलास्टिका की विच इज़ ऑल्सो नोन एज रबर फिग ट्री।
तो ये कॉमनली इसको हम रबर ट्री कहते हैं, लेकिन इसका जो प्राइमरी सोर्स है वो है कमर्शियल रबर, ओके। एंड यहाँ पर ये जो ट्री है इसके एरियल रूट्स हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट दीज लिविंग रूट ब्रिजेस। खासी एंड जैंतिया कम्युनिटी की बात करेंगे तो ये इंडिजिनस ट्राइब्स हैं आपके मेघालय स्टेट की। दे हैव अ मैट्रिलिनियल सोसाइटी जहाँ पर लाइनेज को ट्रेस किया जाता है थ्रू वुमेन, ओके। एंड ये ट्राइब मेंटेन करती है एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ सस्टेनेबल लिविंग इन हार्मोनी विद द नेचर, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, फाइकस इलास्टिका। मूविंग टू फिफ्थ क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ बेस्ड ऑन देयर जोग्राफिकल लोकेशन। आपको नॉर्थ टू साउथ इनको सेट करना है। ऑप्शन है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड। सबसे पहले इसमें से अरुणाचल प्रदेश आएगा बिकॉज इट इज़ द नदर्न मोस्ट स्टेट, देन इट इज़ फॉलोड बाय नागालैंड, ओके। एंड मेघालय जो है इट इज़ लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ नागालैंड, एंड मिज़ोरम के जनरली नॉर्थ में पड़ता है ये, विच इज़ द सदर्न मोस्ट स्टेट। ऑब्वियसली मिज़ोरम आपका लास्ट में आएगा बिल्कुल। सो करेक्ट ऑर्डर यहाँ पर क्या बनेगा, सबसे पहला है आपका अरुणाचल प्रदेश, सो द फर्स्ट वन हियर, नागालैंड इसके बाद आएगा 2, 4 एंड आफ्टर दैट द कम्स द मेघालय मीन्स 1 एंड आफ्टर दैट द कम्स द मिज़ोरम, ओके। 2, 4, 1, 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर, राइट। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर्स इंटरनेशनल लेवल पर किसके किसके साथ हैं, चाइना, भूटान एंड म्यांमार के साथ। इसमें आपको रिच बायोडाइवर्सिटी मिलेगी एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे रेयर स्पेशीज़ भी मिलेंगे जैसे कि मिशमी, टकीन वगैरह, ठीक है। नागालैंड सबसे ज़्यादा जाना जाता है अपने यहाँ के एक फेस्टिवल के लिए जिसका नाम है हॉर्नबिल, एंड टू रिमेंबर कि अगर सिर्फ हॉर्नबिल है तो वो नागालैंड का फेस्टिवल है। अगर आप इसके आगे पक्के पागा लगा देंगे, पक्के पागा हॉर्नबिल, सो ये फेस्टिवल फिर अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल क्या है नागालैंड की, कोहिमा, विच इज़ वेरी मच नोन फॉर वर्ल्ड वॉर सेकेंड बैटल। एंड यहाँ पर आपको 16 मेजर ट्राइब्स मिलेंगी डिफरेंट कस्टम और लैंग्वेजेस की, ओके। आफ्टर दैट इफ़ यू टॉक अबाउट मेघालय, सो मेघालय मीन्स अबोर्ड ऑफ क्लाउड संस्कृत में, एंड ये स्टेट जाना जाता है फॉर रिसीविंग द हाइएस्ट रेनफॉल अमाउंट्स इन द वर्ल्ड। यहाँ पर चेरापूंजी जो है इट इज़ कंसिडर्ड एज द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, राइट। एंड मिज़ोरम इज़ नोन एज द लैंड ऑफ द हिल पीपल, एंड मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मिज़ोरम की बिलोंग करती है मिज़ो एथनिक ग्रुप को, ठीक है। तो ये इनका करेक्ट ऑर्डर था एज पर द नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर, ओके। Moving to sixth question, consider the following taxes and duties in India. How many of the above are typically embedded taxes that the refund of duties and taxes on exported product scheme aims to remit for exporters? इसमें से कौन कौन से हमारे इस कैटेगरी में आते हैं, we have to check. So first of all, central excise duty on petroleum products. तो ये जो हमारा टैक्स है it remains outside the GST net, और या फिर आप कह सकते हैं दीज आर द लोकल लेवाइज दैट बिकम एम्बेडेड इन द कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, ओके। सेकंड है वैल्यू एडेड टैक्स, ये भी सही है। थर्ड है यहाँ पर मंडी टैक्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी चार्जेस, ये भी सही है। एंड द फोर्थ वन इज इंटीग्रेटेड जीएसटी पेड ऑन इम्पोर्ट्स। ये जो है ये कवर नहीं होता अंडर दिस RODTEP स्कीम क्योंकि ये ऑलरेडी रिफंडेबल है थ्रू द जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। और यहाँ पर डायरेक्ट रिफंड होता है इंटीग्रेटेड टैक्स दैट इज़ पेड ऑन एक्सपोर्ट्स का, ठीक है। तो फोर्थ वाला सिर्फ गलत था, हाउ मेनी ऑफ द अबव, तो आपको नंबर सिर्फ बताना था। करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, ओनली 3, ओके। तो यहाँ पर जीएसटी की बात करेंगे तो जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है दैट इज़ लेवाइड ऑन द मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज जो कि आप सेल करते हैं फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत सारे कंट्रीज़ में। इंडिया ने इंप्लीमेंट किया था जीएसटी 2017 में, जहाँ पर इन्होंने मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को यूनिफाई किया था इनटू अ सिंगल सिस्टम। एंड ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट चलता है टैक्स का, इसको जीएसटी अवॉइड करता है, जहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को ये अलाउ करते हैं ऑन परचेजेस, राइट। आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो IGST लेवाई होता है ऑन द इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया, एंड इसका जो रेवेन्यू आता है वो शेयर होता है बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। एक्सपोर्ट्स 0 रेटेड होते हैं अंडर IGST, मतलब नो टैक्स लाइबिलिटी ऑन द एक्सपोर्टेड गुड्स, ओके। आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट रिफंड ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम। तो ये जो स्कीम है इसमें आप एम्बेडेड टैक्सेस को रिफंड करते हैं ऑन द एक्सपोर्टेड गुड्स इन इंडिया, एंड ये रिप्लेस करता है पहले के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम को। इसका पर्पस क्या है, इंडियन एक्सपोर्ट्स को कॉम्पिटिटिव बनाना ग्लोबल लेवल पर बाय रीइंबर्सिंग द टैक्स कॉस्ट, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, ओनली 3। मूविंग टू 7th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पेमेंट्स बैंक मॉडल इन इंडिया। इसके बारे में 3 स्टेटमेंट्स हैं, लेट्स चेक। पेमेंट बैंक जो हैं ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं बट ओनली अप टू 2 लाख रुपीज़ पर कस्टमर, डू रिमेंबर इट, ओके।
नाउ लेट्स रीड द स्टेटमेंट, दे कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स बट कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड्स। ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये एक्सेप्ट करते हैं डिमांड डिपॉजिट्स को, बट डू रिमेंबर यहाँ पर एक लिमिट होती है 2 लाख रुपीज़ पर कस्टमर, एंड येस दे कैन नॉट इशू द क्रेडिट कार्ड्स टू द कस्टमर्स। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आपका सही है। द सेकेंड वन इज दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम सेटिंग अप सब्सिडरीज टू अंडरटेक नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज़। तो क्या इनको प्रोहिबिट किया जाता है कि वो सब्सिडरी सेटअप नहीं कर सकते टू अंडरटेक नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज़? नो, बल्कि इनको अलाउ किया गया है इस पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। एंड द थर्ड स्टेटमेंट सेज दे मस्ट मेंटेन अ मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ 15%। क्या ये सही है? तो येस, दे मस्ट मेंटेन अ हायर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15% बिकॉज ऑफ देयर रिस्क प्रोफाइल, और इसके साथ थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है। ओके, तो सेकेंड वाला सिर्फ गलत हुआ। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन 1 and 3 ओनली। ओके, व्हाट इज़ दिस कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो? ये मेज़र करता है बैंक के अवेलेबल कैपिटल को एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स रिस्क वेटेड एसेट। ठीक है, एंड मिनिमम कार ज़रूरी है इंडियन बैंक्स के लिए अंडर बेजल नॉर्म्स इट इज़ जनरली 9%, लेकिन पेमेंट बैंक के लिए 15% होता है। अगर हायर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, इसका मतलब ग्रेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है किसी भी बैंक की। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन 1 and 3 ओनली। Moving to 8th question, consider the following services. Which of the above are permitted services which are provided by the India Post Payment Bank? तो इसमें से कौन कौन सी हमारी permitted services हैं that are provided by the IPPB? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को इंडिया पोस्ट ने लॉन्च किया था 2018 में फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए। इट ऑपरेट्स थ्रू द एक्सटेंसिव पोस्टल नेटवर्क अक्रॉस इंडिया, एंड ये सेविंग्स अकाउंट्स ऑफर करते हैं विथ ज़ीरो बैलेंस रिक्वायरमेंट। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये एक्ट करते हैं एज अ फैसिलिटेटर फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, एंड येस ये ऑफर करते हैं यूटिलिटी बिल पेमेंट एंड रिचार्जेस। ओके, सेकेंड यहाँ पर पर्सनल लोन्स। तो पर्सनल लोन्स डायरेक्टली आप इनके ओन बुक से नहीं ले सकते, ऑल्दो आप इनको एजेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं फॉर अदर बैंक्स। ठीक है, तो सेकेंड वाला आपका गलत हो गया, फर्स्ट थर्ड सही थे। लाइफ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, तो आईपीपीबी को ये परमिशन है कि वो कॉर्पोरेट एजेंट के तौर पर भी एक्ट कर सकते हैं फॉर लाइफ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन एंड म्यूचुअल फंड। ओके, तो 1 3 4 सही हो गया। विच ऑफ द अबव आर परमिटेड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंडिया? सिर्फ सेकेंड वाला आपका गलत था, बाकी तीनों सही थे। द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन 1 3 and 4 ओनली। ओके, मूविंग टू 9th क्वेश्चन, consider the following digital payment systems in India. Which of the above are operated or managed by National Payments Corporation of India? NPCI इनमें से किन किन को ऑपरेट या मैनेज करती है? लेट्स चेक। द फर्स्ट वन इज़ इमीडिएट पेमेंट सर्विस। एनपीसीआई की बात करेंगे इससे पहले। एनपीसीआई को फाउंड किया गया था 2008 में, किस लिए? रिटेल पेमेंट सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए इंडिया में, एंड यूपीआई वन ऑफ द एनपीसीआई का मेजर प्रोडक्ट है। एनपीसीआई इनिशिएटिव है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अलॉन्ग विथ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। ठीक है, तो फर्स्ट है यहाँ पर इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस आपको इंस्टेंट 24/7 इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र अलाउ करती है इंडिया में। इस सर्विस को लॉन्च किया गया था 2010 में एज अ फास्टर अल्टरनेटिव टू नेफ्ट। ओके, एंड इसके ट्रांजैक्शंस आप मोबाइल फ़ोन्स, ATMs या फिर इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करते हुए आसानी के साथ कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर सही है। द सेकेंड वन इज़ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र मीन्स नेफ्ट। नेफ्ट की यहाँ पर बात करेंगे तो नेफ्ट सिस्टम्स डायरेक्टली ओन होते हैं एंड दीज आर ऑपरेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो सेकंड आपका गलत हो गया। द थर्ड इज़ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की बात करेंगे तो इट इज़ यूज्ड फॉर हाई वैल्यू इंटर बैंक मनी ट्रांसफ़र इन रियल टाइम। इसके जो ट्रांजैक्शंस हैं वो नेटेड नहीं होते हैं, बट इट कैन बी सेटल्ड इंडिविजुअली, एंड मिनिमम अमाउंट कितना रखा गया है RTGS के ट्रांजैक्शन के लिए, वो इंडिया में है 2 लाख रुपीज़। ओके, तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है आपका, ये भी आपका गलत हो गया। फोर्थ है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन मीन्स फास्टैग। फास्टैग सिस्टम जो है उसको NPCI ही मैनेज करता है, तो ये बिल्कुल सही है। ओके, तो यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज़ 1 and 4 ओनली। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड आपका गलत हो गया। द करेक्ट आंसर वॉज ए ऑप्शन 1 and 4 ओनली। फाइन, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following technologies or features are integrated into the UPI ecosystem to enhance its reach and utility? इनमें से कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ या फीचर्स आपके इंटीग्रेटेड हैं into the UPI ecosystem, इसकी रीच और यूटिलिटी को इन्हांस करने के लिए? द फर्स्ट वन हियर इज़ भारत QR कोड। QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। इसको जापान में इन्वेंट किया गया था 1994 में बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको इंटीग्रेट किया गया है UPI में टू इन्हांस इट्स रीच? भारत QR कोड बिल्कुल सही है।
क्योंकि यूपीआई ने इवॉल्व किया था बहुत सारा मल्टी मॉडल सिस्टम, जैसे इन्होंने QR कोड्स को ईजाद किया था फॉर मर्चेंट्स, एंड देन इट कैन बी लिंक टू आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एज वेल फॉर रूरल बैंकिंग. ऑल्सो इट सपोर्ट्स NFC मीन्स नियर फील्ड कम्युनिकेशन फॉर टैप एंड पे. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज़ अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डेटा. ये भी सही है क्योंकि इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द ऑफलाइन वर्जन वाया दिस अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, जिससे कि इसकी रीच और यूटिलिटी इन्हांस होती है इन अक्रॉस डाइवर्स यूज़र बेसिस में. ठीक है. तो करेक्ट आंसर इज़ डी ऑप्शन. सारे ही यहाँ पर सही थे. ओके. तो यूपीआई की बात करेंगे तो यूपीआई लॉन्च हुआ था 2016 में NPCI की तरफ से, एंड ये अलाउ करता है आपको इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र बिटवीन द बैंक अकाउंट्स यूजिंग द स्मार्टफोन्स. यूपीआई मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को सपोर्ट करता है विद इन अ सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन. ओके. So friends, with this we are done with our 10 questions for today. I really hope you have liked the session. Please let me know in the comment section कि आपको क्लास कैसी लगी. In case you have any idea or any suggestion, you can also write that in the comment section. You are most welcome for that. Okay. So now we'll meet again tomorrow with the next lecture. Till then, stay tuned. Thank you so much for watching. Also don't forget to like, share and subscribe our channel.